गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने जौ का आवर्तन रोग पढ़ा था। आज अपन सरसों का सफ़ेद रोली रोग है इसकी बात करेंगे कि सरसों का सफ़ेद रोली रोग क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसका संक्रमण है, इसकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सरसों का सफ़ेद रोली रोग। सरसों का सफ़ेद रोली रोग कि सरसों का सफ़ेद रोली रोग क्या होता है। देखिए कि भाई ये सरसों कुल की सभी प्रजातियों में पाए जाने वाला विश्वव्यापी रोग है। देखो सभी रोग है विश्वव्यापी ही है, लगभग पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। जहाँ सरसों की खेती है तो सरसों के अंदर सफ़ेद रोली रोग पाया जाएगा, अपन को देखने को मिलेगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सफ़ेद रोली रोग को पश्चिम बंगाल के कलिंगपाक क्षेत्र में देखा गया। तो भारत में कहाँ देखा गया सबसे पहले रोग? तो भारत के अंदर ये सर्वप्रथम जो रोग है आपके सफ़ेद रोली रोग पश्चिम बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र के अंदर सबसे पहले देखा गया। और वर्तमान में ये रोग सरसों उत्पादक सभी क्षेत्रों में पाया, जहाँ सरसों की खेती होती है वहाँ पे ये सभी जगह पर पाया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ बात करें भारत के अंदर, तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सरसों की खेती होती है। राजस्थान है, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ये रोग पाया जाता है। और ये रोग जो है सरसों कुल के पौधे, जैसे सरसों कुल के अंदर पौधे जो है सरसों, इसके अलावा आपके तोरिया, राई, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम आदि पर भी देखने को मिलता है। मतलब ये जो सरसों आपको पता ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी कुल का सदस्य है, जितने भी शब्द आपने लिखे हैं ये भी किसके हैं? ब्रेसिकेसी कुल के पादप। इन सभी के अंदर ये सफ़ेद रोली रोग देखने को मिलता है। अब इसके लक्षण क्या देखिए, सिम्टम्स क्या है कि भाई इस रोग के कारण पौधों में जो है लक्षण वो स्थानीय और सर्वांगी संक्रमण होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो अपन पहले पढ़ते हैं स्थानीय संक्रमण क्या है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरा संक्रमण। ठीक है, सर्वांगी संक्रमण। तो स्थानीय संक्रमण का मतलब हुआ इस प्रकार के संक्रमण में पौधे की पत्तियां, तने और पुष्प वृंतों पर चमकीले सफ़ेद रंग से क्रीमी रंग के उभरे हुए फफोले दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ पे? पत्ती पर, तनों पर और आपके पुष्पवृंत मतलब जहाँ पे पुष्प की डंठल जो होती है, जो अपन फूल हाथ में पकड़ते हैं उसे बोलते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, पुष्पवृंत, इन पे क्या होता है आपके चमकीले सफ़ेद क्रीम जैसा क्रीमी रंग के क्या उभरे हुए फफोले दिखाई देते हैं। फफोले के समान संरचना दिखाई देती है। इसके अलावा कि इनका आकार 1 से 2 मिलीमीटर का होता है। इनका आकार कितना होता है? 1 से 2 मिलीमीटर होता है। बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती है। मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻3, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और पत्तियों पर बनने वाले स्पॉट आपस में क्या हो जाते हैं? सलिंत होकर क्या होते हैं? बड़े बड़े स्पॉट दिखाई देते हैं। कि भाई पत्तियों पर जो छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं ये सफ़ेद रंग के, ये आपस में जुड़कर क्या हो जाता है? आकार में बड़े हो जाते हैं, आपस में जुड़कर बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। क्या होते हैं? बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में स्पॉट जो होते हैं पत्ती की निचली सतह पे बनते हैं और उग्र अवस्था में ऊपरी सतह पे। तो प्रारंभ में कहाँ पे बनते हैं? ये जो स्पॉट है, जो सफ़ेद रंग की संरचना है, पत्तियों की निचली सतह पे बनते हैं। और फिर जब रोग उग्र रूप से फैलता है, तीव्र गति से फैलता है, तो ये क्या होता है? ऊपरी सतह पर भी ये आपके फफोले नुमा संरचना, ये स्पॉट जो क्रीमी कलर चमकीला पाउडर जैसा है, ऐसे धब्बे बनने लग जाते हैं। और क्या होता है, जैसे ऊपरी सतह के बाह्य त्वचा के फटने से क्या होता है? बीजाणुधानी जो मतलब होता है जिसके अंदर बीजाणु सुरक्षित रहते हैं। तो बीजाणुधानी पुंज क्या होते हैं? सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। क्या होता है, जब आपके ऊपर वाली सतह पर जाएंगे तो ये बाह्य त्वचा है,
ये क्या हो जाती है, आपके बाह्य त्वचा फटने लग जाती है। पत्ती की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा होती है, क्या होती है, फटने लग जाती है। फटने से क्या होते हैं, बीजाणुधानी जो होती है, बीजाणुधानी से क्या होता है, स्पॉट के रूप में या आपके सफ़ेद चूर्ण के रूप में ये दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये आप दूसरा है, ये तो हो गया स्थानीय संक्रमण। अब देखो सर्वांगी संक्रमण क्या, देखिए इसकी बात करते हैं। सर्वांगी संक्रमण देखो, अभी कल कोई पढ़ा था सर्वांगी कवकनाशी। सर्वांगी कवकनाशी का मतलब हो गया कि भाई जो पादप के अंदर ही अंदर फैल कर क्या कर सके, इन कवकों के संक्रमण को रोक सके। तो उसी प्रकार से बात करते हैं सर्वांगी संक्रमण क्या, इसके देखिए। सर्वांगी संक्रमण की बात करते देखिए, कि वे सर्वांगी दैहिक संक्रमण होने पर तनों के फूलने से विभिन्न भागों में क्या दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है। सबसे पहले क्या होता है, तनों के फूलने से विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है। और क्या होता है कि पुष्पक्रम की पुष्पीय भाग फूलकर क्या हो जाता है, अत्यंत विकृत हो जाते हैं। कि पुष्पक्रम का लोग है जहाँ पे पुष्प लगने का जो क्रम है, जैसे मान लीजिए ऐसे फूल लग रहे हैं ऐसे, तो इसे बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या यहाँ एक फ्लावर लगाया, एक यहाँ लगा, ऐसे, तो इसे बोलते हैं पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम जो होता है, ठीक है, कि पुष्पीय भाग फूलकर क्या हो जाते हैं, पुष्पक्रम जहाँ पे पुष्प लगते हैं, तो पुष्पीय भाग फूलकर, पुष्पीय भाग फूलकर क्या हो जाते हैं, आपके विकृत हो जाते हैं, आकार बदल जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और पुष्पक्रम अतिवर्धी या कुरूपित होकर महामर्ग शीर्ष को बना देता है। अतिवर्धी मतलब होता है आकार में वृद्धि, कि भाई इसकी संक्रमण का तो अतिवर्धी होगी, आकार में वृद्धि होगी। और कुरूपित, आकार क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुरूपित हो जाता है, जैसे सामान्य होना चाहिए वैसा नहीं रहता है। और क्या बनाता है, महामर्ग शीर्ष, ऊपर एक शीर्ष बना लेता है जिससे बाद में इसकी वृद्धि नहीं होती है। तो महामर्ग शीर्ष को बना देते हैं और क्या हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं, मतलब जो जननांग है वो विकसित नहीं होते हैं और निषेचन करने में सक्षम नहीं होते हैं। बंदी मतलब होता है जो निषेचन करने में सक्षम नहीं होते। फूल होते हैं, फूल देखो आपको बतावट दीजिए पादपों के अंदर फूल ही, ठीक है, फ्लावर ही क्या है, लैंगिक जननांग होते हैं, इन्हीं के अंदर आपके जायांग पुमंग लगते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, कुरूपित हो जाते हैं और पुष्प संक्रमित हो जाते हैं, जिससे बंदी हो जाते हैं, जनन नहीं करते हैं, इसमें बीजों का विकास नहीं होगा फिर। और पुष्पांग, पुष्पांग मतलब पुष्प के जो बाकी अंग है, ये फूले मांसल हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। कि पुष्पांग जो है, पुष्पों के बाकी अंग है, जो बाह्य दल, दल, पुमंग, जाए, इनकी बात करें तो पुष्पांग क्या हो जाते हैं, फूले हुए मांसल। मांसल मतलब होता है फूल जाने के बाद जो गुद्देदार चीज हो जाती है उसे बोलते हैं मांसल। जैसे अपन गंवार पटा देखा, वो फूला हुआ रहता है ना, उसे बोलते हैं मांसल भाग। तो मांसल हरे या कैसे रह जाएंगे, ये बैंगनी रंग के हो जाएंगे, हरे या बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करें कि पंखुड़ियां बाह्य दल के समान हरे रंग की और पुंकेसर पत्ती के समान या कभी कभी स्त्री केसर के समान विरूपित हो जाता है। कि पंखुड़ियां हैं वो बाह्य दल के समान, पंखुड़ियां मतलब होगा दलपुंज, ठीक है, कि पंखुड़ियां जो है जो कलरफुल होती है पादप के फूलों के अंदर, ये भी क्या हो जाती है आपके बाह्य दल के समान। बाह्य दल तो क्या होता है, हरे रंग का होता है जाता है, और पंखुड़ियां जो दलपुंज होते हैं वो कलरफुल भाग होता है पुष्पों का, तो ये बाह्य दल के क्या हो जाते हैं, समान हरे रंग के रह जाते हैं, हरे रंग के भी हो जाते हैं। और जो आपके पुंकेसर है वो पत्ती के समान, कि पुंकेसर जो है नर जननांग है, पुंकेसर क्या हो जाते हैं, पत्ती के समान हो जाएंगे, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया, कभी कभी स्त्री केसर जिसे बोला जाता है मादा जननांग, स्त्री केसर जायांग की क्या होती है, स्त्री केसर, ठीक है, के समान विरूपित हो जाता है, स्त्री केसर के समान विरूपित, स्त्री केसर के समान क्या हो जाता है आपके, ये विरूपित हो जाता है। और कभी कभी पुंकेसर फूलकर मुग्धाकार हो जाता है, ऐसे मोटा हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, तो मुग्धाकार स्थिति में आ जाता है। इसके आगे बात करें कि भाई इनके आकार, और अंडा से फूलकर क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है। कि अंडा से भी क्या हो जाता है, फूल जाता है, मांसल मतलब मोटा हो जाता है, अंडा से फूलकर क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है। मतलब सर्वांगी संक्रमण होता है पूरे पादप के अंदर संक्रमण। आपने पढ़ा भाई, आपके पहला पढ़ा था संक्रमण की जो है आपके स्थानीय संक्रमण, जो मुख्य पत्तियों पर इस पर देखा गया। सर्वांगी संक्रमण होता है पादप के पूरे शरीर की बात होती है। और परागकण व बीजांड के अपक्षय होने के कारण बीज नहीं बनते हैं। कि जो परागकण है, जो नर युग्मक है, और परागकण और क्या आपके बीजांड जो है वो क्या हो जाते हैं, अपक्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अपक्षय होने की वजह से क्या होते हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं, ठीक है, बीजों का विकास भी नहीं होता है। और स्वस्थ जो सुषुप्त कलियां है वो दीप्त होकर पार्श्व शाखाओं के रूप में विकसित हो जाती है।
कि आपके स्वस्थ कलियां हैं जो क्या हो जाती है, सुषुप्त अवस्था निष्क्रिय हो जाती है और पार्श्व शाखाओं का क्या हो जाता है, विकसित कर देती है। पार्श्व मतलब ऐसे ब्रांचेज निकल जाएगी, शीर्ष कलिकाओं का विकास रुक जाएगा और ऐसे ब्रांचेज निकल जाती है। ऐसे बोलते हैं पार्श्व कलिकाएं जो है, पार्श्व शाखाएं विकसित हो जाती है और वर्षा होने पर रोगी पौधे सड़ जाते हैं। तो बारिश हो जाएंगे, रोगी पौधे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। रोगी पौधे सड़ जाते हैं कब, जब वर्षा हो जाती है, वर्षा के अंदर। और शुष्क अवस्था में क्या होते हैं, आपके मर्ग शीर्ष क्या हो जाते हैं, शुष्क खड़े होकर एंटन भरे दिखाई देते हैं। और जैसे हमारे शुष्क ऋतु आएगी तो ऊपर से बाकी हो जाते हैं, मर्ग शीर्ष के ऊपर वाले बाकी हो जाते हैं, एंड जाते हैं इस प्रकार से, और आपके सूख जाते हैं एक तरीके से। इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये संक्रमण फैलता है। ये लक्षण दिखाई देते हैं कब, जब सरसों का सफ़ेद रोली रोग होता है। अब रोगजनक की बात करते हैं कि रोगजनक कौन है, तो ध्यान रखना एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, एल्बुगो क्या है, आपके एक कवक है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में कि भाई कवक जो रोगजनक है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे, फिर इसकी अपन रोग चक्कर, फिर आपके प्रबंधन के लिए इनकी बात करेंगे। ठीक है, रोगजनक का नाम तो याद करना ही करना, मैंने आपको कहा था हमेशा ही। बाकी आपसे कुछ याद हो नहीं हो, किसी चीज़ को वो समझ में आने में प्रॉब्लम हो, अच्छे से याद समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक अलग बात है। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेज होगी उसमें और कोई डाउट रहेगा वो दूर कर देंगे। रोगजनक तो आपको याद करना ही करना है सबको। एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है, ये रोगजनक है। एक क्या है, कवक है। ये कैसा कवक है, ध्यान रखिए, एक चीज़ बता देता हूँ, पहले भी बताया था मैंने, अविकल्पी परजीवी। देखिए, एक होता है विकल्पी परजीवी, एक होता है अविकल्पी परजीवी। दोनों क्लियर कर देता हूँ, बार बार आपको डाउट नहीं रहेगा। अविकल्पी का मतलब होता है सिर्फ जीवित या जीवित पादप होते हैं, ठीक है, उन पे रहने वाला, उसी पे निर्भर रहने वाला। और विकल्पी का मतलब विकल्प होता है, ये निर्जीव पे भी जीवित रह सकता है और सजीव पे भी जीवित रह सकता है। परजीवित मतलब जानते हो, जो पोषण ग्रहण करते हैं दूसरों से। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई इसका कवक जाल अंत्यपादपी होता है, पादप के अंदर फैलता है। ये कवक जाल कैसा होता है, अंत्यपादपी, पादपों के अंदर फैलता है। इसके अलावा क्या होता है, सुशाखित होता है, ब्रांचेस के रूप में फैलता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा क्या होता है, पठहीन होता है, पट नहीं पाया जाता। पठहीन मैंने आपको बता दिया, पठहीन क्या होता है, कवक जाल। और क्या होता है, समकोशिक होते हैं, केंद्रक बहुत ज़्यादा पास में पाए जाते हैं। और काछाप पाया जाता है, काछाप द्रव्य मतलब थोड़ी बहुत लिक्विड की मात्रा पाई जाती है। और इनमें क्या होता है, छोटे छोटे गुंडीनुमा मतलब इस प्रकार गांठनुमा, तो छोटे छोटे गुंडीनुमा क्या पाए जाते हैं आपके इसके अंदर, छोटे छोटे गुंडीनुमा चुष्कांक पाए जाते हैं, जो चूषण का कार्य करते हैं, भोजन चूषने का कार्य करते हैं। ठीक है, चुष्कांक बनते हैं। और ये अंतराकोशिक कवक जाल परपोषी बाह्य त्वचा के नीचे किट होकर, कि भाई अंतराकोशिक क्या होते हैं, कोशिका के अंदर वाले, अंतरा मतलब कोशिका के अंदर, अंत्य मतलब कोशिका के बाहर। अंतराकोशिक कवक जाल जो होता है कि अंतराकोशिक जो कवक जाल है, ये क्या कार्य करते हैं, आपके परपोषी जो होता है, परपोषी मतलब सरसों का पादप। ठीक है, तो परपोषी की बाह्य त्वचा के नीचे किटे हो जाते हैं। बाह्य त्वचा के क्या होते हैं, नीचे किटे होते हैं और कैसे हो जाते हैं, चौड़े छोटे और मुग्धाकार हो जाते हैं। और ये बीजाणु जो होते हैं वो धानीधरों का निर्माण करते हैं, कि बीजाणु धानीधर होता है, जिसमें बीजाणु लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। बीजाणु धानीधरों का निर्माण करते हैं, जिसके सपोर्ट से जुड़े रहे। और बीजाणु धानीधरों के सिरों पर तलाभिसारी क्रम, तलाभिसारी का मतलब होता है नए बीजाणु नीचे की तरफ, पुराने बीजाणु ऊपर है, ऊपर होते से बोलते हैं तलाभिसारी क्रम। अग्राभिसारी क्रम होता है नए बीजाणु ऊपर, पुराने बीजाणु नीचे। तो तलाभिसारी क्रम में क्या होते हैं, लगे होते हैं तलाभिसारी मैंने अभी आपको बताया, नए बीजाणु नीचे की तरफ, ठीक है, बीजाणु धानीधर से लगे तो नए बीजाणु यहाँ पे और पुराने बीजाणु ऊपर की तरफ से बोलते हैं तलाभिसारी क्रम। तो तलाभिसारी श्रृंखला में बीजाणु धानियाँ उत्पन्न होती है। बीजाणु धानियाँ मतलब जिसके अंदर बीजाणु रहेंगे, जैसे बीजाणु धानी लेगी फिर ऐसे बीजाणु धानी आगे जाके बना लेगी। अब इसमें क्या, बीजाणु पाए जाते हैं, तो ये क्या है, बीजाणु धानियाँ। बीजाणु धानीधर का मतलब हो गया इन बीजाणु धानियों को धारण करने वाला, तो ये तो है बीजाणु धानीधर। और ये जो है बीजाणु धानियाँ, और ये अंदर क्या रहते हैं, बीजाणु जो संक्रमण फैलाते हैं इनके। इस प्रकार से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर वाली बीजाणु धानी मोटी भित्तियुक्त होती है, कि सबसे ऊपर जो पाएगी, या मान लीजिए ये ऊपर है, ये क्या होती, मोटी भित्तियुक्त होगी, मोटी भित्तियुक्त क्या होती है, मोटी भित्तियुक्त होती है।
और ये क्या कार्य करती है, बाह्य त्वचा पर दबाव डालती है और अंकुरण नहीं करती। कि भाई दबाव डालती है बाह्य त्वचा पर, अंकुरण नहीं करती है और बाह्य त्वचा को तोड़ने का कार्य करती है। इसका कार्य क्या है, सबसे मोटी है बाह्य त्वचा को तोड़ना, बाह्य त्वचा को तोड़ने का कार्य करती है। कौन, ये आपके सबसे ऊपर जो बीजाणुधानी होती है, जो मोटी भित्ति वाली होती है। और बाह्य त्वचा के टूटने पे क्या होता है, बीजाणु धानियों से बाहर निकल जाते हैं। इन बीजाणु धानियों से क्या होता है, जैसे बाह्य त्वचा फटेगी इनकी तो ये धानियों से क्या होंगे, बीजाणु बाहर निकलेंगे और ये बीजाणु बाहर निकल कर क्या करते हैं, बाह्य त्वचा के टूटने बीजाणु बाहर निकलते हैं। और बीजाणु धानियाँ गोलाकार, एक कोशिकीय, कच्छाप, बहुकेंद्रीय की चिकनी होती है। क्योंकि बीजाणु धानियाँ कैसे होती है, बीजाणु धानियाँ की इनकी क्या होती है, तो बीजाणु धानी जो होती है आपके, बीजाणु धानी ये कैसी होती है आपके, कि बीजाणु धानी जो होती है ये आपके एक कोशिका वाली, एक कोशिक, कच्छाप मतलब लिक्विड पाया जाता है, बहुकेंद्र की, एक से अधिक केंद्रकों वाली होती है, ठीक है, और चिकनी होती है, स्मूथ होती है। कौन, बीजाणु धानियाँ, जिसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। और बीजाणु धानियों भी परश्रृंखला में बनती है और एक जिलेटिन या गद्दी या तनुयोजी से जुड़ी होती है। कि बीजाणु धानी बहुत सारी निकलती है ऐसे, ये आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, किससे, एक जिलेटिन नामक पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ से जुड़ी होती है। फलस्वरूप क्या होता है आपके, कि जैसे नमी मिलती है, नमी की अवस्था में क्या होते हैं, ये तनुयोजी पदार्थ, जो जिलेटिन पदार्थ, ये क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। और घुलनशील होने की वजह से क्या हो जाता है आपके, फलस्वरूप क्या होती है, बीजाणु धानियाँ क्या हो जाती है, अलग अलग होकर बिखर जाती है। कि बीजाणु धानी की वजह चिपचिपे पदार्थ से क्या होते हैं, फिर ये अलग अलग हो जाती है, बिखर जाती है और क्या कार्य करती है आपके, अंकुरण नलिका बनाती है। और अंकुरण नलिका क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती है और चल बीजाणु निर्माण करती है। चल बीजाणु मतलब जो बीजाणु गतिशील होता है उसे बोलते हैं चल बीजाणु, और जो बीजाणु गतिशील होता है उसे बोलते हैं अचल बीजाणु। तो ये क्या होते हैं, अचल बीजाणु, इसमें फ्लैजेला लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, चल बीजाणु। तो अंकुरित होकर क्या बनाती है, चल बीजाणु का निर्माण करती है। इसके देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं कि वे चल बीजाणु बन गए अंकुरित होने से। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए कि वे चल बीजाणु का निर्माण करती है। और चल बीजाणु कैसे होते हैं, कि वे चल बीजाणु जो होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया चल बीजाणु और चल बीजाणु में फर्क क्या होता है। चल बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं, एक कोशिक, द्विकोशाभिक, एक कोशिक द्विकोशाभिक मतलब दो कशाप पाए जाते हैं। रसधानी युक्त, रसदानी पाई जाती है। रसदानी आपको पता है बहुत से प्रकार की होती है, वर्गाकार, किडनी शेप, हृदयाकार भी होते हैं, हृदय के आकार के भी होते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। ये पानी की पतली सतह में कशाभिका द्वारा क्या करते हैं, गति करने के बाद कशाभिका गिराकर पुष्टीभूत हो जाते हैं। कि वे क्या करते हैं, जल की सतह पर, कि जल की सतह पर क्या करते हैं आपके, कि जल की सतह पे ये जो कशाभ है इस पे से ये पाए जाते हैं, ऐसे ये गति करते हैं। और जैसे क्या होते हैं, गति करने के बाद ये क्या करते हैं आपके, कशाभिका को क्या गिरा देते हैं। और कशाभिका जैसे गिर गई और अपने ऊपर क्या बनाते हैं, भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। और ये भित्ति का निर्माण करने के बाद क्या हो जाते हैं, पुष्टीभूत हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तथा जैसे ही जनन नलिका बनाकर क्या होते हैं, फिर इनसे जनन नलिका बनेगी, उससे क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाते हैं। और जो परपोषी में रंध्र द्वारा क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। कि भाई परपोषी जैसे मान लीजिए पादप की पत्ती है सरसों की, अब इनमें ये रंध्र बने तो रंध्रों की सहायता से क्या होता है, बीजाणु प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं तो ये क्या करते हैं, रंध्र की सहायता से प्रवेश करते हैं, रंध्र की सहायता से प्रवेश करते हैं। किसके अंदर, आपके पादप के अंदर। और फिर ये आपके क्या हो जाते हैं, कवक जाल स्थापित करते हैं। अंदर जाने के बाद क्या करने आएंगे, अंदर जाने के बाद ये कवक जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके कवक जाल का निर्माण करते हैं या कवक जाल बना देते हैं। और बीजाणु धानी के अंकुरण के लिए अनुकूल ताप कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कि भाई बीजाणु धानी है, इसका अंकुरण हो, ठीक है, बीजाणु धानी अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी है, अंकुरण के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। तो इनका क्या होता है, बीजाणु धानी का अंकुरण होता है। ये कवक क्या होते हैं, विषम थैलेसी होते हैं। कैसे होते हैं, विषम थैलेसी, ठीक है। और इनमें विषम युग्मता भी पाई जाती है। विषम युग्मता का मतलब होता है जब युग्मकों का आकार समान नहीं हो, एक युग्मक जैसे गोलाकार हो, एक युग्मक ऐसे हो।
इसे बोलते हैं विषम युग्मकता, जब युग्मक दोनों का आकार समान नहीं होता इसे बोलते हैं विषम युग्मकता कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडधानी, कि जो मादा युग्मक है और नर युग्मक दोनों की बात कर लेते हैं। मादा युग्मक है इसे कहते हैं अंडधानी, और जो नर युग्मक है इसे क्या कहा जाता है? पुधानी। क्या कहते हैं? पुधानी कहते हैं। अंडधानी को उगोनियम कहा जाता है और पुधानी को एंथ्रीडियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? उगोनियम, और पुधानी को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और निजन के निषेचन के कारण क्या होता है? निषेक्तांड बनते हैं। निषेक्तांड वाला होता है युग्मन जो होता है लेकिन इसके ऊपर एक भित्ति बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? निषेक्तांड। तो दोनों के क्या होता है? नर और मादा युग्मक मिलेंगे तो 2n संरचना बनेगी, उसे क्या कहते हैं? निषेक्तांड। ठीक है, निषेक्तांड बनता है जो पौधों के अवशेषों एवं मृदा में क्या रहता है? जीवित है। ये निषेक्तांड क्या होता है? पौधों के अवशेषों, मतलब जैसे आपने सरसों कट के लिए तो उसकी जड़ें हैं, ठीक है, बचा हुआ भाग नीचे वाला उस पर, ठीक है, तो पौधों के अवशेषों पर या क्या रहते हैं? मृदा के अंदर ये जीवित रहते हैं। तो पौधों के अवशेषों वह मृदा पे क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। कि पौधे के जो अवशेष होते हैं और मृदा होती है उस पर क्या रहते हैं? ये जीवित बने रहते हैं। इसके बाद बात करें कि जो निषेक्तांड है ये आपके क्या होता है? गोलाकार होता है। कि भाई निषेक्तांड कैसा होता है? यहाँ देख लीजिए, इसकी से बात करते हैं कि भाई निषेक्तांड जो होता है आपके, ये क्या होता है आपके? निषेक्तांड गोलाकार, ठीक है। वे निषेक्तांड कैसा रहेगा आपके? गोलाकार, या फिर आपके कैसे? गोलाकार, गहरे पीले रंग, गहरे पीले से कैसा हो जाता है? भूरे रंग, गहरे पीले से भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त, मोटी भित्ति युक्त होता है। और अंकुर नलिका व पुट्टी बनाकर क्या रहता है? अंकुरित होता है। कि अंकुर नलिका से अंकुरित होते हैं और पुट्टी बनाकर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अंकुरित नलिका वे पुट्टी बनाकर, मैं बताया था पुट्टी बनना, ये वाला प्रोसेस, पुट्टी बनाकर ये क्या रहता है? अंकुरित होते हैं। यह हो गया इसका आपके रोगजनक के बारे में जानकारी। रोगजनक किस प्रकार से संक्रमण फैलाता है, क्या इसकी अवस्था रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रोग चक्कर की, कि रोग साइकिल क्या है, रोग चक्कर की बात करते हैं। देखिए कि रोग चक्कर क्या, इस रोग का रोगजनक जो होता है निषेक्तांड के रूप में पौधों के अवशेषों, भूमि तथा बीज के साथ रोगग्रस्त पौधों के भागों पर जीवित बना रहता है। कि भाई ये रोग चक्र है किस प्रकार से फैलता है? रोग चक्र मतलब किस प्रकार से फैलता है? तो जो रोगजनक होता है, अभी पढ़ा था कि रोगजनक जो होता है, ठीक है, ये निषेक्तांड जो होता है, अभी पढ़ा था निषेक्तांड क्या है? नर व मादा युग्मक जो होते हैं उनके मिलने से एक संरचना बनती है जो आपकी गोलाकार संरचना होती है, भूरे रंग की होती है, गहरे पीले रंग से भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है, उसे बोला जाता है निषेक्तांड। तो निषेक्तांड के रूप में क्या होते हैं आपके? पौधों के अवशेषों, पौधों के अवशेष, भूमि, पौधों के अवशेष, भूमि तथा बीज के साथ जीवित रहता है, तथा बीज के साथ ये जीवित रहते हैं। पौधों पर क्या रहते हैं? संक्रमण पहुंचाते हैं। पौधों के जो रोगग्रस्त भाग उन पर पाए जाते हैं। और अनुकूल वातावरण में चल बीजाणु बनाकर क्या करते हैं? अंकुरण कर नई फसल को संक्रमण करते हैं। और जैसे अनुकूल मौसम आता है, ठीक है, तो ये चल बीजाणु बनाते हैं और चल बीजाणु क्या करते हैं? आपके पादपों में संक्रमण करते हैं। इस प्रकार इनमें क्या पाया जाता है? संक्रमण फैलता है कि वे इनके इस प्रकार से संक्रमित करते हैं। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि सबसे पहले पढ़ लिया सरसों का सफ़ेद रोली रोग जो कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले आपके भारत में कहाँ देखा गया, उसके बाद अपन पढ़ा इसके जो संक्रमण है कि स्थानीय संक्रमण, फिर अपन पढ़ा था सर्वांगी संक्रमण पढ़ा, फिर रोगजन पढ़ा था, एल्ब्यूगो कैंडिडा है, ये किस प्रकार से संक्रमण फैलाता है, किसकी संक्रमण अवस्थाएं किस प्रकार से फैलती है, ये जानकारी होगी। रोग चक्कर के बारे में पढ़ लिया। अब रहा प्रबंधन जैसे शस्य प्रबंधन क्या होता है, ठीक है, जैविक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। इसकी प्रबंधन की जो जानकारी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। भाई प्रबंधन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इसके प्रबंधित करके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, रोग के बारे में और अच्छे से जानकारी ली जा सकती है। इस सब की जानकारी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सभी लगभग देखिए सभी में प्रोसेस सेम ही है कि भाई सबसे पहले आपको इसके जानकारी विश्वव्यापी है, कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, ये सामान्य जानकारी हो जाती है। उसके बाद इसके बाद आती है लक्षण, सिम्टम्स, कि आपको पता कैसे चलेगा जैसे सरसों का सफ़ेद रोली रोग क्या है। तो अपन पढ़ा कि इसमें सफ़ेद चूर्ण के रूप में फफोले बनते हैं, पहले निचली सतह पे बनते हैं पत्ती के, फिर ऊपरी सतह पे बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे सभी भागों में फैल जाता है, पादप सूख जाता है, फूल जो
बीज नहीं बनते हैं, इस प्रकार का संक्रमण होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा इसके रोगजनक के बारे में कि रोगजनक क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। फिर रोगचक्र पढ़ा, रोगचक्र मतलब किस प्रकार से फैलता है। ये पढ़ा निषेकतान क्या निषेकतान के रूप में फैलता है। अब ये रोगचक्र हो गया। अब अपन को पढ़ना है प्रबंधन, कि इस रोग को कैसे रोका जाए, कि इस रोग को किस प्रकार से अपन नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।